Who saves you in the end? Stop. Pause. 1 मिनट का भले पॉज लेकर के सोचो कि तुम्हें एंड में हर सिचुएशन में कौन बचाता है. आई थिंक तुम्हें आंसर मिल गया होगा. तुम्हें हर सिचुएशन में तुम खुद बचाते हो. तो आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो तुम हो, तुम्हारे अंदर की सारी चीज़ें हैं. सो लेट्स बिगिन. What is love? Does it have a standard definition? For some people, saying I love you means I want to spend the rest of my life with you. And for some, it simply means I want to spend the night with you. आज के टाइम में लव को समझना ही बिगेस्ट चैलेंज बन गया है. रिलेशनशिप अब एक स्टेज बन चुका है. उसके पहले आते हैं सिचुएशनशिप्स, घोस्टिंग, कैजुअल कनेक्शंस और बहुत बार सडन एंडिंग्स एंड डिवोर्सेस. और ये सब देखकर मुझे लगता है कि लव को फील या एक्सप्रेस करने से पहले हमें उसे डिफाइन करना चाहिए कि हम किस चीज़ को लव बोल रहे हैं. मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ इनक्रेडिबल रिलेशनशिप्स, कंफ्यूजिंग सिचुएशनशिप्स और उनसे मिली काउंटलेस लर्निंग्स एक्सपीरियंस की हैं. और इसी वजह से मैं ये डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही हूँ टू शेयर एवरीथिंग आई हैव लर्न्ड, ताकि तुम पहले खुद राइट पर्सन बन सको इन लव. चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो या किसी को सर्च कर रहे हो या फिर डिवोर्स्ड हो. दिस डॉक्यूमेंट्री विल definitely help you attract the person who is meant for you. But most importantly, this documentary is for you to understand yourself before you try to understand what love really is. And throughout this entire journey, I want to guide you with a simple process जिसको मैं कहती हूँ solace. So what solace actually is? S stands for solitude, learning to be comfortable with yourself. O for opulence of emotions, understanding the true worth of what you feel and deserve. L, love wounds, healing past hurt and breaking old patterns. A for atmosphere, the environment and influences that shaped your idea of love. C, chase, why we run after the wrong people and fear of being alone. E for early attachments. So let's begin. Chapter 1, Solitude. तो क्या है सॉलिट्यूड और कैसे सॉलिट्यूड हेल्प करता है आपको लव समझने में? आओ समझते हैं कि सॉलिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या है. सॉलिट्यूड इज लर्निंग टू सिट विद योरसेल्फ, अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ बिफोर एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम समवन एल्स. इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरीके से समझाती हूँ और सबसे पहले आपको ये समझाती हूँ कि ये जो सॉलिट्यूड है इसे प्रैक्टिस कैसे करते हैं. हम सब एक ना एक बार एक गलती ज़रूर करते हैं. हम किसी को जानते नहीं हैं और पहले ही खुद को रिजेक्ट कर देते हैं. लेट्स से कि कोई बंदा थोड़ा सा क्यूट लगा या बंदी थोड़ी सी स्वीट लगी और हमारे दिमाग में ना सीधा आता है, ही इज़ टू गुड फॉर मी, आई एम नॉट इनफ, शी इज़ टू गुड फॉर मी, आई मीन आई डोंट डिजर्व हर. ये थॉट आते ही हम सडनली टू मच अवेलेबल हो जाते हैं, टू डेस्परेट हो जाते हैं और चेस करने लगते हैं और फिर वही बंदा चला जाता है. नॉट बिकॉज वी weren't गुड इनफ बट बिकॉज हमने खुद को पहले ही रिजेक्ट कर दिया. चलो समझते हैं कि ये होता क्यों है. बिकॉज वी नेवर स्पेंड टाइम विद आवरसेल्व्स, वी नेवर बिल्ट अ रिलेशनशिप विद आवर ओन माइंड, विद आवर ओन इमोशंस एंड आवर ओन वर्थ. अगर तुम अपने आप को नहीं जानते तो तुम किसी और के लिए ज़्यादा बनने लगते हो. सॉलिट्यूड तुम्हें ये समझाता है कि देयर इज अ यू बिफोर लव, अ यू ड्यूरिंग लव एंड अ यू आफ्टर लव. तुम्हारा एग्जिस्टेंस किसी रिलेशनशिप का बोनस है, डेफिनेशन नहीं है. दूसरा, सॉलिट्यूड टीचर्स सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस. डिजायर इज समथिंग वी प्रोजेक्ट ऑन टू अनदर पर्सन. It feels external, but it lives inside our own body and mind. Solitude gives you space between attraction and rejection. जहाँ पे फीलिंग एक्ट करती है और वांट चूज बन जाता है. ये वही गैप होता है जहाँ विजडम ग्रो होती है. सॉलिट्यूड ब्रेक्स द बेटर हाफ मिथ. हमें बचपन से सिखाया गया है फाइंड योर बेटर हाफ, पर इसका मतलब कि तुम वर्स हाफ हो, कि तुम इनकम्प्लीट हो? नहीं. सॉलिट्यूड तुम्हें ये सिखाता है यू वांट टू गो ऑन अ जर्नी विद समवन, नॉट मेक देम योर जर्नी. सॉलिट्यूड तुम्हें इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है. हम एक्सपेक्ट करते हैं
कि वो हमें लव करें, हमें समझे, हमें सुन ले, हमें सपोर्ट करें। बट पहले हम अपने आप के साथ ही ये नहीं करते। अपने आप से ये पूछो और पॉज लो, क्या तुम अपने साथ काइंड हो, ऑनेस्ट हो, अपने खुद के साथ इमोशनली अवेलेबल हो, क्या खुद के एफर्ट्स को सपोर्ट करते हो? उसके बाद तुम्हें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सॉलिट्यूड तुम्हें ये स्किल्स देता है। पहले तुम खुद को वो देते हो जो तुम बाद में किसी और से एक्सपेक्ट करते हो। सॉलिट्यूड इज द फर्स्ट आश्रम ऑफ लव। ये वही फाउंडेशन है जहाँ पहला रूल ये सिखाया जाता है कि लव स्टार्ट्स विद यू, नॉट विद देम। सॉलिट्यूड के 3 स्टेजेस समझाती हूँ। पहला स्टेज है प्रेजेंस। रोज 5 से 10 मिनट खुद के साथ बैठो, ना फोन को छुओ, ना किसी और के बारे में कुछ सोचो, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करो। ये तुम्हारे माइंड को ये सिग्नल देता है कि आई एम नॉट रनिंग फ्रॉम माई सेल्फ। दूसरा स्टेज है डिस्कम्फर्ट। ये वो स्टेज है जो थोड़ा सा तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा। बोर्डम, रेस्टलेसनेस और वियर्ड फीलिंग ये सब आएंगी। पर ये वही स्टेज है जहाँ तुम्हारी इमोशनल मसल्स बनती हैं, क्योंकि तुम खुद के बारे में सोचते हो और चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो। तीसरा स्टेज कॉन्फिडेंस। एक दिन तुम नोटिस करोगे कि तुम्हें खुद की कंपनी ही अच्छी लगती है। यहीं से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यहीं से तुम्हारा वर्थ तुम्हें फील होने लगता है और यहीं से डेस्परेशन खत्म होता है। ये सब सोचने के और करने के बाद तुम्हें मैं सॉलिट्यूड की कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ जो कि बहुत सिंपल और पावरफुल है। आज रात को 10 मिनट के लिए अकेले बैठो, ना कुछ सुनो, ना किसी से बात करो, सिर्फ तुम और तुम्हारी बातें और तुम्हारा दिमाग। अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछो कि आज मैंने अपने आप से कैसे बात की है, क्या मैंने आज खुद को रिजेक्ट किया है किसी भी प्रोसेस में, क्या मैंने अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया है। और ये सब चीजें एक लाइन में लिखो, तुम्हें अपना आंसर सॉलिट्यूड का वहीं से मिल जाएगा। चैप्टर 2 ओप्यूलेंस। अब बात करते हैं ओप्यूलेंस की। भगवत गीता कहती है कि दुनिया में 6 तरह के ओप्यूलेंस होते हैं: नॉलेज, फेम, मनी, ब्यूटी, स्ट्रेंथ एंड रिनंसिएशन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी हम किसी एक ऑप्यूलेंस से ही इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि यही प्यार है, पर वो प्यार नहीं होता है। वो क्या होता है आओ बताती हूँ। उसको कहते हैं दी हेलो प्रॉब्लम। अब हेलो प्रॉब्लम क्या है? बियॉन्से के हेलो सॉन्ग में शी लिटरली सिंग्स अबाउट सीइंग समवन सराउंडेड बाय लाइट एज इफ दैट ग्लो मेक्स देम परफेक्ट। साइकोलॉजी में इसे ही हेलो इफेक्ट बोलते हैं। जब हम किसी एक क्वालिटी की वजह से पूरे इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लगते हैं। जैसे अगर कोई गुड लुकिंग होता है तो हमें ऑटोमेटिकली ये अज्यूम करने लगते हैं कि वो स्मार्ट भी होगा, वो काइंड भी होगा और वो जेन्युइन भी होगा। इसको अट्रैक्टिवनेस स्टीरियोटाइप कहते हैं। स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि टीचर्स अट्रैक्टिव स्टूडेंट्स को बेहतर ग्रेड्स देती हैं जब क्लास इन पर्सन होती है। सर्वर्स जो अट्रैक्टिव लगते हैं उन्हें हायर ट्रिप्स मिलती हैं। और जब हम किसी गुड लुकिंग पर्सन को देखते हैं तो हमारे अंदर ही ये अज्यूम करने लगते हैं हम कि वो सक्सेसफुल भी होगा, वेल्दी भी होगा और एम्बिशियस भी होगा। दिस इज द हेलो इफेक्ट। एक क्वालिटी पूरा कैरेक्टर डिसाइड कर देती है। आओ समझते हैं हाउ ऑप्यूलेंस मिसलीड्स अस। भगवत गीता का पॉइंट ये है कि ये 6 ऑप्यूलेंस हमारी डिजायर को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। पहला है अटेंशन। 1 मिलियन लाइक्स भी हमें लव फील नहीं करवाते हैं। ब्यूटी, जिसे हम लाइफ लॉन्ग चेस करते हैं एज इफ जैसे हमें पीस मिलेगा उससे। हम मनी चेस करते हैं। लॉटरी विनर्स का ही केस देख लो, पैसा तो आता है पर उन्हें सुकून नहीं मिलता है। जो ऑप्यूलेंस होता है ना वो डैज़लिंग लगता है और वो हमारी अट्रैक्शन को कंफ्यूज कर देता है। हमें लगता है हम इंसान को पसंद कर रहे हैं पर एक्चुअली हम उनकी एक शाइनी ट्रेट को पसंद कर रहे होते हैं और यही से गलती होती है। Why opulence matters in love? जब हम किसी एक ऑप्यूलेंस से इम्प्रेस हो जाते हैं, ब्यूटी, फेम, सक्सेस, नॉलेज, तो हम उनकी बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हम कैरेक्टर नहीं देखते हैं, हम हैबिट्स नहीं देखते हैं, वैल्यूज़ नहीं देखते हैं, इनफैक्ट कंपैटिबिलिटी तक नहीं देखते हैं। बस वो एक ग्लो देख के पूरे इंसान को ट्रॉफी बना देते हैं और उसके बाद हर्ट होने लगते हैं। द लेसन। ओप्यूलेंस सिखाता है कि अट्रैक्शन ऑलवेज फील्स रियल बट इट्स नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। सिर्फ एक ट्रेट, क्वालिटी, टैलेंट या एक ग्लो देखकर किसी को परफेक्ट समझना लव नहीं होता है। लव तब होता है
जब तुम किसी इंसान को उसके पूरे सेल्फ के साथ देखते हो, नॉट जस्ट देयर शाइन। अगली बार जब तुम किसी से अट्रैक्ट हो, अपने आप से सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछना, मैं इस पर्सन की पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हूँ या इनके किसी एक शाइनी चीज से। अगर आंसर सेकंड वाली कैटेगरी है तो हालो इफेक्ट एक्टिवेट हो रहा है और वो लव नहीं, सिर्फ इल्यूजन होता है। अब बात करते हैं लव वूंड्स के बारे में। लव वूंड्स ये वो चीजें हैं जो दिखती नहीं है पर हमारी हर रिलेशनशिप को क्वाइटली शेप करती हैं और उनका सोर्स बहुत बार होता है हमारा चाइल्डहुड। द पेरेंट ब्लूप्रिंट, हाउ लव गेट्स रिकॉर्डेड। एक बच्चा प्यार को वर्ड्स से नहीं सीखता है, वो प्यार को ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है और फिर कॉपी करता है। अगर उसके पेरेंट्स इमोशनली हेल्दी हैं तो वो नेचुरली सीख लेता है कि लव का मतलब होता है प्रोटेक्शन, केयर, ऑलवेज शोइंग अप, लॉयल्टी और सैक्रिफाइस। ये उस बच्चे को कोई बताता नहीं है, उसका ब्रेन खुद ही पैटर्न्स बना लेता है, क्योटिक चीज़ों को नैरो करके कुछ रेगुलर सेफ टेम्पलेट्स बना देता है। लेकिन अगर पेरेंट्स के बीच इमोशनल टर्बुलेंस हो तो बच्चा उस टर्बुलेंस को ही प्यार का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट समझ लेता है। वो अनविटिंगली ये लेसन्स मेमोराइज कर लेता है। लव मीन्स सफोकेशन, एंगर मीन्स डेंजर, क्लोज होना मीन्स रिस्क, डिपेंड करना इज ह्यूमिलिएटिंग, कन्फ्लिक्ट मीन्स अबैंडनमेंट। और ये सब उसको कोई सिखाता नहीं है, ये बस उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे बैड पेरेंट्स का एक इन्फ्लुएंस होता है, उनके रिलेशनशिप्स टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, वैसे ही गुड पेरेंट्स का भी अपना खुद का एक चैलेंज होता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इवन द चाइल्ड विद द राइट पेरेंट्स फेसेस देयर ओन कॉम्प्लिकेशंस इन लव। अगर बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो हुआ जहाँ लव का मतलब होता है प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, केयर टेकिंग, सैक्रिफाइस, तो वो एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट को लव का डेफिनेशन समझने लगता है। अगर कोई पर्सन उसको डिफरेंटली लव करता है थ्रू प्रेजेंस, जॉय, टाइम, अबंडेंस, तो वो कंफ्यूज हो सकता है। उसे समझाने में टाइम लग सकता है कि ये भी लव का एक हेल्दी वर्जन है। हमारे लिए चाइल्डहुड चाहे गुड हो या पेनफुल, इट ऑलवेज फील्स नॉर्मल। इवन व्हेन इट वाज ट्रॉमेटिक, हम उसे नॉर्मल ही समझ लेते हैं। और फिर जब कोई हमें हेल्दी लव देता है, वो हमारे सिस्टम को अनफेमिलियर लगने लगता है। भगवद गीता कहती है कि हम सब के अंदर कुछ संस्कार होते हैं, यानी चाइल्डहुड इम्प्रेशंस जो क्वाइटली हमारे माइंड में स्टोर्ड रहते हैं। अनलेस वी एग्जामिन देम, हम उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। हमें लगता है कि हमारा रिएक्शन ही सही है, हमारा पैटर्न ही नॉर्मल है, हमारा फियर ही जस्टिफाइड है। But actually, we are just replaying old wounds on new people. Gaps versus gifts both create patterns. Parents की upbringing हमें दो चीज़ें देती है, gaps और gifts. अगर upbringing में कोई emotional gap था तो हम दूसरों से उस gap को fill करवाने लगते हैं। हम उनसे वो मांगते हैं जो हमने कभी पाया ही नहीं था। और अगर upbringing में gift था, जैसे unconditional love, ऑनेस्टी, स्टेबिलिटी, तो हम फ्यूचर पार्टनर्स से एग्जैक्टली सेम वर्जन ऑफ लव एक्सपेक्ट करने लगते हैं। इन दोनों केसेस में ही गैप्स भी और गिफ्ट्स भी हमारी एक्सपेक्टेशंस को शेप कर देती हैं। लव वूंड्स चाइल्डहुड ट्रॉमा का रिजल्ट ही नहीं, चाइल्डहुड कंडीशनिंग का रिजल्ट भी होते हैं। हम अपने पेरेंट्स के पैटर्न्स को लेकर ही डेटिंग वर्ल्ड में एंटर करते हैं और जब तक हम इन पैटर्न्स को कॉन्शियसली देखते नहीं, समझते नहीं, उन्हें हील नहीं करते हैं, तब तक हम सेम वूंड्स को रिपीट करते रहते हैं। लव वूंड्स हमें ये सिखाते हैं कि लव सीखना रिलेशनशिप से नहीं होता, लव सीखना हमारी हिस्ट्री से होता है। जब तक हम बचपन के इम्प्रेशंस को समझे बिना रिलेशनशिप्स में आ जाएंगे, तब तक हम पास्ट को ही फ्यूचर बना देंगे। इस चैप्टर के बाद एक सिंपल एक्सरसाइज करना, राइट 2 लिस्ट्स। पहली, what my parents taught me about love, intentionally or unintentionally. Examples, love means sacrifice, anger is scary, I have to be perfect to be loved. दूसरा, which of these beliefs I want to keep and which I want to unlearn. अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में।
From the time we are kids, the world starts selling us a very specific, very romantic idea of love. Movies, fairy tales, TV shows, songs, they all say one thing. Someday, someone perfect will show up. You will know instantly, and they will magically complete your story. Snow White literally sings, "Someday my prince will come." और हमारी जनरेशन ना इसी इमेजिनेशन में पलती है. Think about it. Our first lessons about love don't come from real relationships. They come from screens. A movie tells us love should feel cinematic. A song says प्यार मतलब obsession. A TV show says कि तुम्हें बस एक perfect person मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा. And slowly ये images हमारे brain का default template बन जाती हैं. Love should look grand, feel dramatic and should arrive perfectly. साइकोलॉजी में एक चीज होती है, द कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट. इसका मतलब जहाँ तुम किसी से मिलते हो वो जगह ही तुम्हारी अट्रैक्शन को इन्फ्लुएंस कर देती है. जैसे इमेजिन करते हैं, यू जस्ट वॉच्ड अ रोमांटिक फिल्म एंड देन बम्प इनटू समवन इन द थिएटर लॉबी. इन दैट मोमेंट यू आर ऑलरेडी प्राइम्ड टू रीड रोमांस इनटू द सिचुएशन. बट अगर तुमने उसी टाइम पे स्लग्स पे डॉक्यूमेंट्री देखी होती तो उस पर्सन को इतना ड्रीमी शायद फील ही ना करते. सेम पर्सन, डिफरेंट एटमॉस्फेयर, कंप्लीटली डिफरेंट इंप्रेशन. वेडिंग्स आर बेसिकली वन बिग रोमांटिक मूवी सेट. लाइट्स, म्यूजिक, इमोशंस, फैमिलीज, फेरास. यू आर सोकिंग इन रोमांस फॉर आवर्स. सो अगर तुम किसी से वहां मिलते हो, ऑफ कोर्स योर माइंड थिंक्स, ओह वाओ, शादी वाइब्स है, ये बंदे में तो डेफिनेटली पोटेंशियल है. बट अगर तुम उसी पर्सन को रैंडमली बार पे मिलते तो क्या तुम्हें यही सेम फीलिंग आती? मोस्ट ऑफ द टाइम इसका आंसर होता है नो. दिस इज व्हाट एटमॉस्फेयर डज. इट ट्रिक्स अस इनटू कंफ्यूजिंग द एनवायरनमेंट विद द पर्सन. मीडिया ने एक अनरियलिस्टिक स्क्रिप्ट हमारे दिमाग में घुसा दी है कि लव शुड बी इंटेंस, एफर्टलेस एंड ड्रामेटिक. एंड व्हेन आवर लाइफ doesn't match that movie level romance, we start feeling like something is missing. But actually, nothing is missing. It's just that real love looks different than the love we have been shown since childhood. यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज देती हूँ. Think of the first love song or first love movie that changed your idea of love. और अपने आप से ये पूछो कि किस टाइप का प्यार दिखाया गया था जब ये सॉन्ग पहली बार सुना था. क्या मैं आज भी उसी वर्जन को चेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्या मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स उस टेम्पलेट के आसपास ही थे और क्या वो वर्जन मेरे लिए भी हेल्दी है? ये एक्सरसाइज तुम्हें दिखाएगी कि तुम किसी पर्सन को चाहते हो या तुम अपनी बचपन की लव मूवी को रिपीट कर रहे हो. वैदिक टीचिंग्स बोलते हैं कि इंटेलिजेंस के 3 लेवल्स होते हैं और लव में हम सब इन 3 लेवल्स से गुजरते हैं. लेवल 1, किसी की वार्निंग देने पर ही सीख जाते हो. मतलब अगर आग जल रही है तो तुम उसको छुओ ही मत. लेवल 2, एक बार टच करोगे तो जलोगे और उसके बाद सीखोगे. मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो जितना समझाओ सीखते नहीं है, ये उनके लिए होता है. लेवल 3, यहाँ और भी ज्यादा ऐसे लोग आते हैं जो बिल्कुल नहीं सुनते हैं. जैसे कि आग जल रही है, तुम्हें पता है कि तुम जलोगे और फिर भी तुम बार बार हाथ डालते हो. रिलेशनशिप्स में ये 3 लेवल्स बहुत कॉमन होते हैं क्योंकि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को इग्नोर कर देते हैं, रेड फ्लैग्स को रोमांटिसाइज कर देते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है. बट एक्चुअली हम बस अपने पुराने लेसन्स को इग्नोर कर रहे होते हैं. एटमॉस्फेयर हमारी चॉइसेस को इम्पैक्ट करता है, बट लर्निंग डिसाइड्स वेदर हम सेम मिस्टेक रिपीट करेंगे या उससे हील करेंगे. लव के बारे में हमारी सोच, हमारा टेस्ट, हमारा अट्रैक्शन और हमारी एक्सपेक्टेशंस, ये सब हमने कॉन्शियसली नहीं, मीडिया एटमॉस्फेयर से अनकॉन्शियसली सीखा है. और जब तक हम ये नहीं समझते, हम मूवी लव चेस करते रहते हैं और रियल लव को मिस कर देते हैं. चैप्टर 5, चलो अब बात करते हैं चेस की. वो फेज जहाँ हम किसी ऐसे इंसान के पीछे भागते हैं जो खुद स्टेबल भी नहीं होता और अवेलेबल तो बिल्कुल ही नहीं. क्या कभी ऐसा हुआ है? Someone who is emotionally even physically unavailable and still we are pulled towards them. वो आगे बढ़ते रहते हैं, कभी कभी बीच में रुककर हमें 2 सेकंड की अटेंशन भी दे देते हैं, पर बस इतना ही. पर तब भी वो होप हमारे लिए काफी होती है. हम उनसे इतने इंचैंटेड हो जाते हैं कि हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं
क्या पता one day they will definitely stop, one day they will choose me, one day they will finally give me time. और फिर we start tracking them. उनकी टाइमिंग, उनके प्लान्स, उनके कॉल्स, उनकी स्टोरीज, सब कुछ। जब हम चेस करते हैं ना, तो उस टाइम हम उस इंसान को जानते भी नहीं है। हम कंपैटिबिलिटी डिस्कवर नहीं करते, हम कनेक्शन को बिल्ड नहीं करते, हम सिर्फ अपनी रोमांटिक एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं, वो भी बिना किसी रिटर्न के। क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि अगर हम मिल गए तो परफेक्ट मैच बन जाएंगे। यही इमेजिनेशन हमें चलाती रहती है। हेलेन फिशर, जो Match.com की चीफ साइंस एडवाइजर है, उन्होंने पता है क्या कहा है? प्लेइंग हार्ड टू गेट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन। Barriers intensify feelings of romantic love because जब रिवॉर्ड डिले होता है तो ब्रेन के प्लेजर, मोटिवेशन, फोकस पाथवेज ओवर एक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना वो अनअवेलेबल होगा उतना ही हम उससे ज्यादा वांट करेंगे। लेकिन रिसर्च क्या बोलती है? हार्ड टू गेट नेवर बिल्ड्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, कभी भी नहीं। चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चाहे तुम किसी म्यूजिशियन के पीछे पड़ जाओ जो पूरा टाइम टूर पे होता है, या किसी इमोशनली क्लोज्ड पर्सन के पीछे चाहे तुम कितना ही एफर्ट डाल दो, इफ समवन इज अनअवेलेबल दे यूजुअली स्टे अनअवेलेबल। द प्रॉब्लम इजंट द पर्सन, द प्रॉब्लम इज व्हाई वी आर ड्रॉन टू दैट डायनामिक। इज इट बिकॉज हम खुद भी बिजी, डिटैच्ड और अवॉइडेंट हैं, या फिर हम ऐसे घर में बड़े हुए हैं जहाँ प्यार अनअवेलेबल था, तो हम अब वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। कई बार हम चेज नहीं कर रहे होते हैं, हम रेस्क्यू कर रहे होते हैं। आओ इसको रूल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 1, द प्रोजेक्ट। ऐसे रिलेशनशिप में तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें गाइड कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, उन्हें बेटर लाइफ दे सकते हो। शॉर्ट टर्म में ये तुम्हें कॉम्पिटेंट जरूर फील करवाता है, कंट्रोल में डेफिनेटली फील करवाता है, बट लॉन्ग टर्म में ये तुम्हें इमोशनली ड्रेन कर देता है। तुम केयर गिवर बन जाते हो, पार्टनर नहीं, और रिलेशनशिप में इक्वालिटी खत्म हो जाती है। कभी कभी हम केयरिंग नहीं, कंट्रोलिंग रोल में शिफ्ट हो जाते हैं। हमारे सजेशंस सबसे सही, हमारा गाइडेंस सबसे परफेक्ट, हमारा वे ऑफ लविंग सबसे ट्रू। ये ईगो को तो बूस्ट जरूर देता है, पर रिलेशनशिप को वीक कर देता है। हम इंसान से ज्यादा डायनामिक से अटैच्ड हो जाते हैं। अगर तुम नेचुरली नर्चरिंग हो, गिविंग हो, फिक्सिंग हो, दैट्स ब्यूटिफुल। बस ये एनर्जी अपने पार्टनर के साथ इम्बैलेंस क्रिएट ना करे। अब इससे बचे कैसे, मैं बताती हूँ। यूज इट इन योर वर्क, योर फ्रेंडशिप्स, योर पैशंस, बट रोमांस में दोनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। अब एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमें एक्चुअली कंफ्यूज करती है, ऑक्सीटोसिन, द हार्मोन दैट कंफ्यूजेस अस। चेस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है ऑक्सीटोसिन। डॉक्टर डैनियल आमिन के अकॉर्डिंग ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग और ट्रस्ट हार्मोन है, और सेक्स से मेन का ऑक्सीटोसिन लेवल 500% तक स्पाइक कर सकता है। मतलब सेक्स के बाद तुम्हें लगता है कि तुम और क्लोज हो गए हो, पर एक्चुअली तुम केमिकली क्लोज फील करते हो, इमोशनली नहीं। और ऑक्सीटोसिन का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो ये है कि इट टेम्पररी ब्लॉक्स नेगेटिव मेमोरीज। तो जो रेड फ्लैग्स तुम्हें पहले दिख रहे थे ना, वो सेक्स के बाद ब्लर हो जाते हैं। बिकॉज चेज में तुम रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर रहे, तुम सिर्फ इमेजिनेशन बिल्ड कर रहे हो। तुम इंसान को नहीं, तुम उसके पोटेंशियल से प्यार कर रहे हो, और ये पोटेंशियल वाला प्यार कभी रियल नहीं होता है। चलो इसकी भी एक छोटी सी एक्सरसाइज बताती हूँ ताकि तुम रिलेशनशिप रोल्स को अंडरस्टैंड कर सको और इस प्रॉब्लम से बच सको। तो सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि तुम्हारी आखिरी रिलेशनशिप में तुम केयर गिवर थे या तुम इक्वल पार्टनरशिप लेवल पे थे। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से ये पूछो कि क्या तुमने फिक्स किया था उस इंसान को, गाइड किया था या बचाया था। और तीसरा सवाल अपने आप से ये पूछो, was I drawn to them or it was just the idea of being needed। चौथा अपने आप से पूछो, was I chasing love or validation। और पांचवा क्वेश्चन पूछो, in my next relationship which role do I actually want to play and which role do I want my partner to play। You will play all roles in life, sometimes a guide, supporter, independent, but in love you want to be two equals supporting each other, not one person running while the other keeps chasing। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की।
ऐसी चीज जो हर रिलेशनशिप को साइलेंटली बिल्ड भी करती है और डिस्ट्रॉय भी करती है। एक्सपेक्टेशंस का प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास एक्सपेक्टेशंस होती हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम खुद नहीं जानते हम किसी से क्या चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, प्रेजेंस, लॉयल्टी, पीस, कम्युनिकेशन। और जब वो नहीं मिलता है तो हमें लगता है रिलेशनशिप खराब हो रहा है। एक्चुअली पता है मिसिंग क्या होता है? मिसिंग होती है क्लैरिटी, लव नहीं। हमारी एक्सपेक्टेशंस मोस्टली बोली नहीं जाती हैं, सिर्फ अज्यूम की जाती। जैसे वो समझ जाएंगे, वो अपने से एफर्ट कर लेंगे, वो मुझे प्रायोरिटी देंगे, वो मुझे अपसेट देखकर समझ लेंगे, वो रिप्लाई करेंगे, वो मुझे चूज करेंगे। और ऐसी कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हम कहते नहीं है, हम एक्सप्रेस नहीं करते, पर जब सामने वाला मीट नहीं करता है तो हम हर्ट हो जाते हैं। इसका एक फॉर्मूला समझ लो, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल्स टू गारंटीड डिसअपॉइंटमेंट। कभी कभी हम रिलेशनशिप में इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर एंटर करते हैं कि कोई भी इंसान उन्हें मीट ही नहीं कर सकता है। स्पेशली अगर तुम्हारा पास्ट सेफ, स्टेबल और वार्म था, तुम ऑटोमेटिकली सेम लेवल एवरी पार्टनर से एक्सपेक्ट करने लगते हो। बट हर इंसान का इमोशनल ट्रेनिंग सेम नहीं होता। उसके ऑपोजिट एंड पे अगर तुमने टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स में ग्रो किया है तो तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी लो रखोगे कि कोई भी मिनिमम एफर्ट लगने लगेगा। वो एक टेक्स्ट भी कर दे तो तुम इम्प्रेस हो जाओगे और इसका रिजल्ट होता है कि तुम सेटल कर लेते हो। एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करती हैं कि तुम कितना अलाउ करोगे, कि तुम कितना उस चीज को टॉलरेट करोगे, कि तुम किस पॉइंट पे वॉक अवे करोगे, किस टाइप का पार्टनर अट्रैक्ट करते हो और किस टाइप की रिलेशनशिप को कैसे इंटरप्रेट करते हो। एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल्स टू परसेप्शन बनाती है और परसेप्शन इज इक्वल्स टू रियलिटी बन जाती है। मोस्ट पीपल दे वांट एफर्ट बट डोंट शो एफर्ट, ऑनेस्टी but can't accept honest truth, communication but avoid different conversations, loyalty but explore backup options, emotional availability but can't sit with their own emotions। ये mismatch expectations ही relationship का core होती हैं। Expectations 3 जगह से आती है। पहला, personal standards, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी वैल्यूज और तुम्हारी नीड्स क्या है। दूसरा, मीडिया कंडीशनिंग, तुमने मूवीज में क्या देखा है, सॉन्ग्स ने क्या सिखाया है, रोमांस का टोन कैसा था। और अगर समझोगे तो तुम एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में जो मैंने बताया है तुम्हें सब ध्यान में आ जाएगा। तीसरा, पास्ट एक्सपीरियंसेस, अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया तुम नेक्स्ट पर्सन से ओवर कॉम्पनसेशन एक्सपेक्ट करते हो। अगर किसी ने तुम्हें पैम्पर किया तो तुम नेक्स्ट पर्सन से सेम एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो। When expectations are unclear, unspoken, unrealistic or unexamined, they create hurt. Not because the other person is wrong, but because we never express what we needed. प्यार खराब expectation से नहीं होता है, unclear expectations से होता है। When you know what you expect and when you choose someone who can actually meet those expectations, love becomes easier. चलो एक काम करो, 3 expectations लिखो जो तुम्हें अपने आप से हैं। सबसे पहला, yourself in love. Examples दो उसमें कि तुम कितने ऑनेस्ट हो, तुम्हारी ग्रोथ को लेके एक्सपेक्टेशंस क्या है, इंडिपेंडेंस को लेकर के और कम्युनिकेशन को लेकर के क्या है, वो हुई तुम्हारी खुद की एक्सपेक्टेशंस। दूसरा, पार्टनर एग्जाम्पल, इसमें तुम ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो कि रिस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, एफर्ट, किस टाइप का कैसा ब्रैकेट चाहिए तुम्हें। तीसरा, रिलेशनशिप, एग्जाम्पल्स के तौर पे पीस को ले सकते हो, टीम वर्क को ले सकते हो, लॉयल्टी को ले सकते हो और इमोशनल सेफ्टी को ले सकते हो। और उसके बाद अपने आप से पूछो, कैन आई गिव दीज 3 थिंग्स एज मच एज आई वांट टू रिसीव देम। एंड दिस एक्सरसाइज विल डेफिनेटली शिफ्ट यू फ्रॉम विशफुल थिंकिंग टू रियल क्लैरिटी। एज वी कम to the end of Solace, I want you to remember one thing. Love doesn't start with another person. It starts with you. We chase people, we decode signs, we obsess over mixed signals. We get hurt by patterns, but in the end, everything comes back to who we are when we stand alone. Solitude taught you how to sit with yourself. Opulence showed you how easily desire can distract you. Love wounds helped you see where your emotional patterns began. Atmosphere reminded you how media and moments shape your expectations. Chase made you aware of the dynamics you are attached to. And expectations showed you what you truly want and what you can truly sustain. Solace is not about teaching you how to find the perfect person.
It is helping you to become more aware, more grounded, more emotionally intelligent version of yourself, so that you finally choose love from clarity, not from loneliness, from confidence, not from insecurity, from growth, not from fear. Love is not something you search for. Love is something you grow into. And when you grow, when you heal, when you unlearn, when you understand yourself, the right person doesn't feel right because they are perfect. They feel right because you are finally ready for real love. This journey isn't ending here. Solace isn't a theory, it's a practice. It's a reminder that even when life gets loud, you can always return to yourself. And when you return to yourself, love finds its way back to you. Thanks for watching it till the very end, and I hope कि इस वीडियो से आपको डेफिनेटली हेल्प हुई होगी और आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखा होगा और इसकी प्रैक्टिस से बहुत क्लैरिटी आपको मिली होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को बताओ और ऐसा कौन सा फेज है जो आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से डिस्कस करूं, ये भी बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।